कमांड पोस्ट में फिर जिंदगी अपने मामूल पर आ गई। इस दौरान में मैंने चल फिर कर सारी फौजी पोस्टों का मुशाहिदा कर लिया था। कमांड ऑफिस की हुदूद में जो कच्चा रास्ता दाखिल होता था, वहाँ लकड़ी का एक लंबा डंडा हर वक्त गिरा रहता, जहाँ एक संतरी मुतायिन था जो फौजी के आने पर डंडे को उठा देता था। बाहर बाएं और दाएं जानिब दरख्तों के नीचे बंकर खोद कर फौजियों ने 2 मोर्चे बना रखे थे। उनकी छत घास फूस और झाड़ियों से ढकी हुई थी। बंकर के सुराखों में से मशीन गन्नों की नालियां थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई थी, जहां बंकर के अंदर हर वक्त मशीन गन मैन मौजूद रहते। इन 2 मोर्चों के अलावा एक पोस्ट 10 कदम के फासले पर ऊपर एक छोटी सी टेकरी पर बनी हुई थी, जहां भी बंकर में मशीन गन नस्ब थी और इन 3 मोर्चों के सिवा वहां और कोई मोर्चा नहीं था। इस चौकी पर 2 ट्रक थे और 3 जीपें थी जो हर वक्त तैयार रहती। एक ट्रक हफ्ते में 2 बार शहर से मुख्तलिफ किस्म की सप्लाई लेकर आता। इंडियन फौजियों की 100-150 की नफरी थी, मगर इर्द गिर्द के इलाके की सख्त निगरानी की जाती थी और वहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। बाहर से सिवाय लाखन डाकिये और ढीबर माली के मैंने किसी सिविलियन को अंदर आते नहीं देखा था। एमुनिशन रूम के बाहर भी हर वक्त पहरा लगा रहता। कैप्टन सिंह की शब रोज खिदमत करते मैंने उस पर अपना एतमाद जमा लिया था। वो मुझे बड़ा बेजरर, भोला भाला और मेहनती नौजवान समझता था। एक रोज दोपहर के वक्त मैं बरामदे में बैठा कैप्टन सिंह के काले फौजी बूटों को पट्टी से चमका रहा था कि जमादार लाखानी कैप्टन सिंह के दफ्तर की चिक उठाकर अंदर दाखिल हुआ। मैं दफ्तर के दरवाजे के बिल्कुल करीब ही बैठा था। मुझे जमादार लाखानी के सैल्यूट मारने की आवाज आई। फिर उसने कैप्टन सिंह से गुजराती जबान में कहा, अर्दली डिक्शिट को बुखार हो गया है, ऑर्डर करें। मैं अपना काम लगा रहा। कैप्टन सिंह की झुंझलाहट भरी आवाज आई, जांगली हर हफ्ते बीमार पड़ जाता है। फिर चंद सेकंड खामोशी छाई रही। मैंने कोई ख्याल न किया। इतने में जमादार लाखानी की फिर आवाज आई, सर मेरे लिए क्या ऑर्डर है? अब कैप्टन सिंह बोला, देखो बाहर अहमद भाई बैठा होगा, उसे अंदर बुलाओ। मेरे कान खड़े हो गए। जमादार लाखानी फौरन चिक उठाकर बाहर आया और मेरी तरफ देखकर बोला, अहमद अंदर चलो, कैप्टन साहब बुला रहे हैं। मैं बूट पट्टी वहीं छोड़कर दफ्तर में गया। जाकर सैल्यूट किया। कैप्टन सिंह ने मुझे देखा और कहा, अहमदू हमारे अर्दली ने सिक रिपोर्ट की है, तुम जमादार के साथ नीचे जाओ, स्प्रे करो। मैंने अदब से एड़ी जोड़कर कहा, जी सर। कैप्टन सिंह ने मेज की दराज में चाबी लगाकर एक लंबी सी तांबे की चाबी निकालकर जमादार को दी और कहा, इसे अपने साथ रखना और चाबी मुझे ऑफिस में आकर दे जाना। ठीक है साहब। जमादार लाखानी ने सैल्यूट मारकर चाबी ली और मेरे साथ ऑफिस से बाहर आ गया। ऑफिस के पीछे एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी, जहाँ से जमादार लाखानी ने 2 स्प्रे गन्ने उठाई, एक अपने कांधे पर लटकाई और दूसरी मेरे कांधे पर लटका दी। चलो जवान मेरे साथ। अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो मुझे कहाँ लिए जा रहा है। सिर्फ इतना इल्म था कि किसी कमरे में या बैरक में मच्छरों से बचाव का स्प्रे करना है, क्योंकि जहाँ रात को मच्छर बहुत होते थे। मगर बैरक में जाने की बजाय वो मुझे किले की अकबी दीवार की जानिब ले गया, जहाँ ईंटों और झाड़ झनकाल के पीछे पुरानी दीवार में एक दरवाजा बना हुआ था। पहली निगाह में मुझे किसी गिराज का दरवाजा मालूम हुआ। मैंने सोचा कि इस गिराज में स्प्रे करना होगा। दरवाजा लोहे का था और उसका साइज गिराज के दरवाजे जितना ही था। जमादार लाखानी ने दरवाजे पर लगा हुआ ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके पीछे पीछे था। अंदर अंधेरा था। जमादार ने अंदर जाते ही दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और बोला, मेरे पीछे चले आओ जवान। उसने जेब से टॉर्च निकाल कर रोशनी कर दी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि गिराज बिल्कुल खाली था। सिर्फ कोने में मुझे 2 पुराने टायर दीवार के साथ लगे नजर आए। जमादार ने टॉर्च की रोशनी कोने में डाली और उस तरफ बढ़ा। अब जब मैं करीब गया तो देखा कि वहाँ एक तंग जीना नीचे उतरता था। मेरे कान खड़े हो गए। मैं खामोशी से एक जमादार के पीछे जीना उतरने लगा। 6-7 जीने उतरने के बाद हम एक तंग सी राहदारी में आ गए, जहाँ उसने टॉर्च बंद करके जेब में रखी, क्योंकि राहदारी की छत के साथ एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था। जमादार लाखानी ने कहा, चलो स्प्रे शुरू करो, तुम उस साइड में करो। और जमादार राहदारी की एक तरफ और मैं दूसरी तरफ स्प्रे करने लगे। हम स्प्रे करते करते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। चंद कदम चलने के बाद एक बाथरूम का छोटा सा अकबी दरवाजा आ गया। मालूम होता था कि जहाँ से बाथरूम में रखी हुई बाल्टी वगैरह बाहर निकाली जाती है। हमने स्प्रे पंप का मुंह अंदर डालकर बारी बारी स्प्रे फेंकी। आगे राहदारी बाएं जानिब घूम गई, जहाँ भी छत के साथ एक बल्ब जल रहा था। मेरा दिल किसी होने वाले इंकिशाफ के ख्याल से धड़क रहा था। आगे गए तो एक जीना ऊपर को जा रहा था, जहाँ 2 संतरी स्टेन गन कमर से लटकाए टहल रहे थे। उन्होंने गुजराती जबान में जमादार लाखानी से फजूल सा मजाक किया। एक ने मेरी तरफ देख कर पूछा, अर्दली कहाँ मर गया, ये किस लिए आए हो? जमादार बोला, ये कैप्टन साहब का अर्दली है। एक संतरी ने हंसकर कहा, तो फिर इसको यहाँ लगा दो, हम तो इस गार में ड्यूटी देते तंग आ गए हैं। जमादार लाखानी ने इसका कोई जवाब न दिया। अब मैं एक एक शय को गौर से देख रहा था। स्प्रे करते करते आगे भी बढ़ रहा था। ऊपर जाने वाले जीने से कोई 4 कदमों के फासले पर एक कुठरी का दरवाजा बंद था। दरवाजे के ऊपर एक सलाखों वाला ताकचा था। उसके अंदर से मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही थी। मैं कस्दन मगर बज़ाहिर अनजानेपन से उस दरवाजे की तरफ स्प्रे करता हुआ बढ़ा तो जमादार लाखानी की आवाज आई,
उधर किधर जाते हो जवान, वापस आ जाओ, उधर मत जाओ। इस पर वहां खड़े एक संतरी ने हंसकर कहा, उधर कोठरी में बुड्ढा ही बैठा है, कोई मेम नहीं है, जाने दो। मगर जमादार लाखानी ने मुझे आगे न जाने दिया और वहीं से मुझे लेकर वापस हो गया। मैं जहां पहुंचने के लिए अभी तक तरकीबें ही सोच रहा था, वहां मुझे खुद मरहट्टा कंपनी कमांडर कैप्टन सिंह ने पहुंचा दिया था। राहदारी में कोठरी के करीब और ऊपर जाते जीने के दरवाजे पर पहरा देते संतरी की गुफ्तगू से दो बातें साबित हो रही थी। कही ये कि इस कोठरी में ही पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी तैद था, जो मेरी इत्तला के मुताबिक उधेड़ उम्र था, और दूसरी बात ये कि उसकी बेटी नौरीन जहां पर मौजूद नहीं थी, वरना संतरी मजाक ही मजाक में उस लड़की का जिक्र भी जरूर करता। उसने तो साफ कह दिया था कि जहां सिर्फ एक बुढ़ा ही है, कोई दूसरी मेम नहीं है। वापसी पर मैंने राहदारी का सारा नक्शा जहन में बिठा लिया। गिराज वाला जीना चढ़ते हुए जमादार ने एक बार फिर टॉर्च रोशन कर दी। हम गिराज में आ गए। गिराज की कुंडी खोलकर बाहर निकले। जमादार लाखानी ने गिराज के आहनी दरवाजे को बंद करके ताला लगा दिया और हम दोनों डिस्पेंसरी में आ गए, जहां स्प्रे गन ने डिस्पेंसर के हवाले की और कैप्टन सिंह के दफ्तर की तरफ बढ़े। मैं तो बरामदे में ही बैठ गया और कैप्टन साहब के बूटों को कपड़ा मारकर चमकाने लगा। जमादार लाखानी ने अंदर जाकर चाबी कैप्टन सिंह के हवाले की और चला गया। उसके जाते ही कैप्टन सिंह ने मुझे आवाज दी। मैंने जल्दी से बूट नीचे रखे और चिक उठाकर कमरे में दाखिल हुआ। सैल्यूट मारा। कैप्टन सिंह मेज की दराज में चाबी रखने के बाद दराज का ताला बंद कर रहा था। ताला बंद करके उसने उसकी चाबी अपनी जेब में डाली और कुर्सी आगे घसीटते हुए बोला, जवान, मैंने तुम्हें जमादार के साथ इसलिए भेजा था कि हमें तुम पर भरोसा है। तुमने हमें सप्लाई की चोरी के बारे में बड़ी कीमती मालूमात दी थी। फिरोज भाई ने मान लिया है कि वो ही हमारे डिपो में चोरियां करवाता था। किसी से जिक्र मत करना कि तुम कले के नीचे गए थे, ठीक है? मैंने सैल्यूट मारकर कहा, साहब जी, मैं आपका और भारतीय सेना का सेवक हूँ। भारतीय सेना के लिए तो मैं अपनी जान भी अर्पण कर सकता हूँ। शाबाश। कैप्टन सिंह ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम जाओ और मेरे बूट पॉलिश हो गए हैं तो उसे क्वार्टर में ले जाकर रख दो। ओके सर, मैंने मौदबाना कहा और फिर मैं सलाम करके दफ्तर से बाहर निकल आया। मैंने बरामदे में रखे बूट उठाए और कैप्टन सिंह के क्वार्टर की तरफ चल दिया। सुबह उठकर मैंने ये फैसला किया कि पहले इस बात की तस्दीक की जाए कि किले के नीचे कोठरी में जो बूढ़ा बंद है वही पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी है। उसके बाद ये सुराग लगाने की कोशिश की जाए कि उसकी बेटी भी यही कहीं कैद है या किसी दूसरी जगह पर उसे रखा गया है। मैं उस संतरी की शक्ल पहचानता था जो मुझे राहदारी में मिला था और जिसने जमादार लाखानी को मजाक करते हुए कहा था, जाने दो, इसे कोठरी में बुड्ढाई है, कोई मेम नहीं। ये बात मुझे वो संतरी ही बता सकता था कि वो बूढ़ा कौन है। किले के बाहर कमांड पोस्ट पर फौजी जवान 8-8 घंटे ड्यूटी देते थे, लेकिन किले के नीचे अंधेरी राहदारी में संतरियों की ड्यूटी जाहिर है 4-5 घंटे के बाद तब्दील हो जाती होगी। मैं अब उस संतरी की तलाश में रहने लगा था। किसी न किसी बहाने उस छोटे से ग्राउंड में पहुंच जाता जहां सुबह के वक्त फौजी पीटी करते थे कि शायद वहां मुझे वो राहदारी वाला संतरी नजर आ जाए। आखिर एक रोज मैंने उसे देख लिया। ये दुबला पतला गुजराती जवान था। वो पीटी के लिबास में था। फिर मैंने उसे दूसरे जवानों के साथ लंगर खाने की तरफ जाते देखा तो मैं भी दूसरी तरफ से चाय का मग लिए लंगर खाने में आ गया। मेरा मतलूबा संतरी अपने दूसरे साथियों से मजाक करते हुए पूरियां खा रहा था। ये खुश मिजाज फौजी था। मैंने जानबूझकर उसके करीब से गुजरते हुए अपना चाय का मग गिरा दिया। वो संतरी हंसकर बोला, अरे जवान, बड़े नाजुक हो, मग भी नहीं पकड़ सकते, राइफल कैसे पकड़ोगे? फिर मेरी तरफ गौर से देखकर बोला, अरे तुम तो स्प्रेमैन हो, क्या रैंक है तुम्हारा? मैंने कहा, सर मैं तो कैप्टन सिंह साहब का अर्दिली हूँ, खास अर्दिली। तो उसने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे बाप रे बाप, फिर तो तुम्हें सैल्यूट मारना चाहिए मुझे। बाकी जवान भी हंस पड़े। मैंने मग में चाय भरवाई, केले के पत्ते पर 2 पूरियां और भाजी रखवाई और उसी संतरी के पास बेंच पर आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। वो मुझे कोहनी मारकर बोला, यार अर्दिली बॉय, कैप्टन साहब से कहकर मेरा राशन बढ़वा दो। भगवान की कसम, हूं तो दुबला पतला मगर भूख बहुत लगती है। और वो खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ा। उस वक्त मैं उसके मजाक में शामिल हो गया, फिर उसे सलाम करके वापस चला आया। मैंने बहुत जल्द पता कर लिया था कि वो लांस नायक हैं और उसका नाम भगवा ठाकुर है। वो मरहट्टा था मगर दोनों जबानें यानी गुजराती भी रवानी से बोल लेता था। उसकी ड्यूटी दोपहर 1 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे खत्म हो जाती थी और वो बैरक में आकर चाय पीता था। एक दिन मैंने तले के अकबी बाग से ताजा अनानास तोड़ा और शाम को 5:30 बजे लांस नायक भगवा ठाकुर के पास बैरक में आ गया। वो अपनी खाट पर बैठा मरहटी अखबार पढ़ रहा था। चाय का मग स्टूल पर पड़ा था। मैंने जाते ही अनानास उसे दिया और कहा, ठाकुर जी, ये आपकी भेंट है। जंगल गया था, एक अनानास अपने लिए लाया, एक आपके लिए लाया हूँ। लांस नायक ठाकुर बड़ा खुश हुआ। अखबार एक तरफ रखकर चारपाई पर एक तरफ हो गया और बोला, अरे वाह जवान, तुमने तो कमाल कर दिया। अनानास तो मुझे बहुत पसंद है, चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? मैं उसे बैरक से उठाकर बाहर ले जाना चाहता था क्योंकि वहां कुछ फासले पर दूसरे फौजी भी बैठे गप्पे हाँक रहे थे। मैंने कहा, ठाकुर जी, इस बैरक में तो गर्मी है, चले बाहर लंगर खाने वाले बागीचे में चलकर चाय पीते हैं। वो बड़ी खुशी से मेरे साथ हो लिया। लंगर खाने से हमने चाय ली और अपने अपने मद लेकर
बागीचे में घास पर जाकर बैठ गए। शाम बड़ी सुहानी थी, ठंडी ठंडी हवा जंगल की तरफ से आ रही थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं सर्विस में नहीं हूँ तो यहाँ कैसे आ गया। मैंने उसे बताया कि मैं भारतीय सेना की खिदमत करना चाहता था। कैप्टन साहब से दरखास्त की कि मुझे नौकर रख लें, बस उन्होंने मेहरबानी की और मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं, बैडाइच में पैदा हुआ, माँ बाप परलोक सधार गए, अकेला हूँ, आप लोगों को दुआ देता हूँ। उसने कहा, यार तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है। अब मुझे देखो, घरवाली है, माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं। इस तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। ऊपर से ऐसी ड्यूटी मिली है कि 6 घंटे जमीन के नीचे खड़ा रहता हूँ। उसने निशाना मुझे खुद ही मुहैया कर दिया था। मैंने उस निशाने पर तीर चलाते हुए कहा, ठाकुर जी, कैप्टन साहब मुझ पर बड़े मेहरबान हैं। आप कहे तो मैं उनसे बात करूं कि आपकी ड्यूटी बदल दें। लांस नायक ठाकुर ने मेरा बाजू पकड़ लिया। अरे यार, भगवान तेरा भला करे, कप्तान साहब से मेरी सिफारिश कर दो। मैंने लांस नायक से वादा किया कि मैं कैप्टन सिंह से उसकी जरूर सिफारिश करूंगा। मैं खामोशी से चाय पीने लगा। फिर मैंने एक खास मकसद के तहत कहा, ठाकुर जी, आप कब तक यहाँ इस तरह जीवन बसर करेंगे? लांस नायक आ भरकर बोला, अरे यार, तुम सिविलियन हो, तुम्हें फौजी जिंदगी का पता नहीं, हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ता है। मैंने हंसकर कहा, ठाकुर जी, आपने उस रोज भी जब मैं नीचे स्प्रे करने आया था तो मजाक में जमादार लाखानी से कहा था कि यहाँ कोई मेम नहीं है। वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा, अरे जवान, मेम क्या, यहाँ तो किसी काली कलोटी भंगन को भी आने की इजाजत नहीं। मैंने फौरन कहा, ठाकुर जी, नीचे जो बुढ़ा तैद है वो जरूर हमारी भारत माता का दुश्मन होगा। मैं तो कहता हूँ कि भारत माता के दुश्मन को फौरन मार डालना चाहिए। लांस नायक कहने लगा, अरे जवान, वो बुढ़ा है तो भारत माता का दुश्मन, परंतु उससे हमें एक काम लेना है, बस इसीलिए उस साले की हिफाजत कर रहे हैं। फिर मेरी तरफ झुककर बोला, मगर जा रात से 4 माह पहले यहाँ उसकी बेटी भी थी, बड़ी खूबसूरत थी, उसको देखकर ही जरा मजे ले लिया करते थे। अब कमबख्त वो भी मंदिर वाले कैंप में भेज दी गई है। क्या करें, भगवान को हमारा सन्यासी रहना ही पसंद है। चाय और मंगवाऊं? उसने मुझे बड़ी इत्तला दे दी थी। इसके लिए मैं उसका जिस कदर भी शुक्रिया अदा करता कम था, मगर मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता था। मैंने पलट कर कहा, मंदिर वाला कैंप रखेलपुर वाला कैंप ही है ना? वो सिगरेट सुलगा कर बोला, अरे नहीं यार, रखेलपुर में कैंप कहाँ से आ गया? ये तो नीचे केर के जंगल में जो तालाब के किनारे टूटा फूटा मंदिर है वहाँ है। कैंप भी क्या है, बस एक मिलिट्री पोस्ट है। मैंने कहा, ठाकुर जी, चाय लाऊं? और वो बोला, अरे तुम जहाँ बैठो, मैं लड़के को आवाज देता हूँ। उसने लड़के को आवाज देकर चाय लाने को कहा और मेरी तरफ झुक कर बोला, जवान, पक्का वादा है ना, कैप्टन साहब से मेरी ड्यूटी तब्दील करने की बात करोगे? मैंने कहा, ठाकुर जी, मैं पक्का वादा करता हूँ। अब वो मान जाए तो है। वो बोला, जरूर मान जाएंगे। तुम कह देना कि लांस नायक राहदारी की सर्दी से बीमार रहने लगा है। यार, हम ये शिकायत नहीं कर सकते, तुम कहोगे तो शायद कैप्टन साहब के दिल में ख्याल आ जाए। मैंने कहा, मैं जरूर बात करूंगा ठाकुर जी, आप तो मेरे दोस्त बन गए हैं अब। मैंने हंसकर कहा। लांस नायक ठाकुर ने मुझसे जोर से हाथ मिलाया और मुझे सिगरेट निकाल कर दिया। मैं कभी कभी ही सिगरेट पीता हूँ। मैंने सिगरेट सुलगा लिया। इतने में लड़का टीन के जग में चाय ले आया। हमने अपने अपने मग भरवाए और चाय पीने लगे। रात को अपने कैंप कार्ड पर बैठकर मैं सोच में पड़ गया। मेरा काम दुगना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी नौरीन को अलग अलग रखा गया था। न जाने ऐसा उन लोगों ने किस मकसद के तहत किया था। बहरहाल मेरा मिशन ज्यादा उलझ गया था। मैं उन दोनों को बैक वक्त नहीं निकाल सकता था। अगर पहले एक को निकालता हूँ तो दूसरे को निकालना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने यही तय किया कि पहले केर के जंगल वाले तालाब के कैंप का मुशाहिदा किया जाना चाहिए कि उसका हुदूद अरबा क्या है। इतवार के रोज मैंने कैप्टन सिंह से दरखास्त की कि साहब, मैं आज जंगल में हिरनी मार कर लाऊंगा, मुझे बंदूक दे दें। मैं हिरनी के शिकार का बड़ा माहिर हूँ। बहराइच के जंगल में मैंने कई बार हिरनों का शिकार किया है। कैप्टन सिंह बोला, अरे अहमक, तुम बंदूक चला लोगे? गेर के जंगल में हिरन ही नहीं, शेर भी होते हैं। मैंने कहा, साहब जी, जंगल के किनारे पर ही रहूंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कैप्टन सिंह से मैंने कुछ इस तरह इल्तमास किया कि वो राजी हो गया। उसने मुझे 12 बोर की एक बंदूक दी और कहा, शाम तक वापस आना और खबरदार जंगल में ज्यादा दूर तक न जाना। फिर कुछ सोचकर बोला, वहाँ हमारी एक पोस्ट है, अगर कोई जवान गश्त करता मिल गया और उसने तुम्हें पकड़ लिया तो उसे मेरा ये कार्ड दिखा देना। कैप्टन सिंह ने मुझे अपने बटवे से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर दिया। मैंने शुक्रिया अदा करके सैल्यूट मारा और थोड़ा राशन पानी थैले में लेकर कमांड पोस्ट की हुदूद से निकलकर गिर के जंगल की तरफ रवाना हो गया। इंडियन रेजिमेंट की तालाब वाली पोस्ट गिर के जंगल में ज्यादा आगे जाकर नहीं थी। ये मैंने मालूम कर लिया था कि जंगल अपनी कमांड पोस्ट से ज्यादा 1.5 फरलांग पर से शुरू हो जाता था। गिर के जंगल सौराष्ट्र के बड़े मशहूर और कीमती जंगल हैं। सुना गया था कि वहाँ चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और साथ साथ उतनी बड़ी खाइयां हैं, इतनी बड़ी कि उनमें सैकड़ों हाथी समा जाएं। बंदूक मेरे कांधे पर थी और थैला दूसरे
दूसरे कांधे से लटका हुआ था। मैंने फौजी बूट पहन रखे थे। सीधा का सांप का मनका मैंने एहतियात से जेब में रख लिया था। मेरा मकसद हिरनी का शिकार नहीं था, बल्कि जानबूझकर पुराने मंदिर के तालाब वाली पोस्ट की तरफ जाना था, ताकि वहां पर मौजूद फौजी जवान मुझे मुश्तबा समझकर पकड़ लें और मैं उन्हें कैप्टन सिंह का कार्ड दिखाकर उनका एतमाद हासिल करके वहां का जायजा ले सकूं। गिर का जंगल बहुत घना था और उसके वस्त में शेर, चीते और हाथी दंदनाते फिरते थे, लेकिन मुझे जंगल के किनारे पर ही रहना था, क्योंकि लांस नायक ठाकुर ने बताया था कि पोस्ट जंगल के शुरू में ही है।